Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the conformational isomerism in the alkanes. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्केन्स में होने वाले कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में। खासकर हम बात करेंगे इथेन और ब्यूटेन के रिस्पेक्ट में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब बात करें ओवरऑल केमिस्ट्री की, तो ये आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है। तो बात करें इस टॉपिक की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So conformational isomerism और conformational isomers। तो बात करें इस टॉपिक की, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है। बात करें आइसोमरिज्म को या आइसोमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, एक है आपका कंफर्मेशनल आइसोमर्स। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो खासकर आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और आपके जो एल्कीन्स हैं, खासकर एल्कीन्स हैं या साइक्लो एल्केन्स हैं, उनमें होते हैं आपके सीस और ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन जो कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो आपके एल्केन्स में होते हैं खासकर, या फिर साइक्लो एल्केन्स में भी होते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, खासकर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि एल्केन्स में तो पाई बॉन्ड्स होते नहीं हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जबकि अभी हमने बात किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले क्लासेस में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उनमें होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रोटेशन फ्रीली नहीं होता, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की रूप में बात करते हैं, जैसे कि ये आपके कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। कि आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, दोनों के बीच में दो बॉन्ड्स हैं 1 और 2। एक आपका सिग्मा बॉन्ड्स होगा, एक आपका पाई बॉन्ड्स होगा। उसके अलावा इसमें कंपाउंड्स वगैरह जुड़े होते हैं। तो इनमें खास बात यह था कि ये जो हैं फ्रीली रोटेट नहीं हो सकते, इसलिए दो अलग अलग जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते हैं, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको फोर्सफुली किसी भी तरह से अगर एनर्जी डाल के इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कुछ समय रोटेट हो सकता है पर आपका पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसमें फ्रीली रोटेशन नहीं होता। इसलिए इसमें आपके कंफर्मेशनल नहीं होते हैं, इनमें होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो कि एल्कीन्स में होते हैं खासकर, या फिर साइक्लो एल्केन्स में, जिसमें भी आपके जो बॉन्ड्स हैं वो फ्रीली रोटेट नहीं होते हैं। लेकिन बात करें नेक्स्ट आपके एल्केन्स में, तो ये सपोज आपको एग्जाम्पल से एल्केन का, ये एक तरीके से इथेन का मॉडल है। ये सी, ये सी, ये HHH, CH3 और ये भी CH3, तो ये इथेन का मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर बात करें ये इसको, तो ये मान लेते हैं कि ये आपका ये मिथाइल ग्रुप है, मान लो, ठीक है। तो ये आपका कार्बन ये HH, तो CH3, CH2 और ये CH3, ये क्या आपका प्रोपेन है। तो इनमें जो है आपके कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनमें फ्रीली रोटेशन हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये अपने जो पोजीशन है, सपोज ये पोजीशन नंबर 1 है, अगर हमने चेंज किया तो आपके जो पोजीशंस हैं आपके कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के, वो 3D स्पेस में आपके जो अरेंजमेंट हैं वो डिफर हो सकते हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को भी हम, क्योंकि वो स्पेस में, क्योंकि स्टीरियो मतलब स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में जो उनका अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफर होते हैं। ये खास प्रॉपर्टी है आपके स्टीरियो आइसोमर्स की। तो इसलिए आपके एल्केन्स में भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स, ड्यू टू द फ्री रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो ये क्यों होता है? तो पहला आपका जो पॉइंट है वो ये है, इट इज अराइज ड्यू टू द फ्री रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनमें रोटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन रोटेशन होने की वजह से उनका जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है 3D स्ट्रक्चर में, वो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे कि ये आपका प्रोपेन ग्रुप है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये जो प्रोपेन है, अगर हम इस, देखिए पोजीशन इसको इस तरीके से पोजीशन है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेशन तो हो रहा है पर स्पेस में इस जो पोजीशन है आपके जो एरिया है वो वहीं पर है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है।
इसलिए इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रोटेशन पॉसिबल है, पर उनसे क्या होता है जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होता, इसलिए वो आपके आइसोमर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में अगर रोटेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो अरेंजमेंट है, देखिए इस मॉलिक्यूल को अरेंजमेंट जो है आपके स्पेस में अलग अलग जगह पे पोजीशन हो रहे हैं, मतलब ये आपके आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सब बोल रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड उनमें होते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, फ्री रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड मेक द पॉसिबल टू डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रोटेशन होने की वजह से जो इनका एटॉमिक अरेंजमेंट है स्पेस में वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। उसके अलावा दे हैव इन्फिनाइट पॉसिबल कंफर्मर्स एक्सेप्ट CH4 और मीथेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके आइसोमर्स बनेंगे जिनको हम कंफर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कन्फर्मर। ठीक है, तो ये आपके इन्फिनिटी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके रोटेशन है वो पूरे स्पेस में हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, और 1 डिग्री के बीच में बात करें हम लोग तो 0.01, 0.02, 0.03 डिग्री भी हो सकता है, या फिर 0.001, 0.0001, 0.00001 भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी टाइम हम उसको रोटेट कर सकते हैं, इसलिए जो है इनमें नंबर ऑफ जो कंफर्मर्स हैं या कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो इन्फिनिटी हो सकते हैं आपके एल्केन्स में। लेकिन हम मेजरली कुछ ही पढ़ते हैं जो कि मेजर होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें जो है मेथेन्स में नहीं होते हैं, क्योंकि मेथेन्स में क्या है CH4, आपके इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तो है ही नहीं, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। और द नेक्स्ट पॉइंट, द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द रोटेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 20 किलोजूल पर मोल और इट इज़ अवेलेबल इन द रूम टेम्परेचर। जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है आपके रोटेशन के लिए, क्योंकि रोटेशन के लिए भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूरत पड़ती है, तो उस रोटेशन के लिए जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर में भी अवेलेबल है और वो इजीली रोटेट हो सकते हैं। जो अप्रोक्सीमेटली आपका जो एनर्जी है वो आप आपस में अप्रोक्सीमेटली जो है 1 to 20 किलोजूल पर मोल हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, प्रोपेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, तो डिफर हो सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली बात करें, रेंज की बात करें तो 1 से लेकर 20 किलो। तो ये बेसिक कंडीशन है आपके कंफर्मेशनल आइसोमर की या आइसोमरिज्म की। तो बात करें हम कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म की, मतलब दो कार्बन के बीच में होगा। तो सपोज ये आपके कार्बन है, इनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, चाहे वो H हो, CH3 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमको मतलब है इन चीज़ों से, या कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे IPSC नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स की। तो उसमें दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में रोटेशन होता है, इसलिए कार्बन नंबर 1 है और 2 है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वो हम बेसिकली दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आपके कंफर्मेशनल आइसोमर्स को। एक है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, एक है आपका सोहर्स प्रोजेक्शन। तो ये दो प्रोजेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मेनली जो होता है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन जो हम मेनली करते हैं, तो ये आपका सोहर्स प्रोजेक्शन है, ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का कहना ये था कि अगर हम इसको देखें फ्रंट व्यू से, जो पहला आइटम होगा वो आपका पहला आइटम होगा और सेकंड बाद का जो है वो सेकंड होगा। जो फ्रंट आइटम है उसको हम डॉट से करेंगे, जो फ्रंट होगा वो हम डॉट से करेंगे, और जो बॉन्ड्स होंगे वो आपके सॉलिड लाइन से होगा, और जो बैक आइटम है उसको हम लोग राउंड से डिनोट करेंगे इस तरीके से, और उनमें भी हम लोग बॉन्ड क्रिएट करेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि हम इस चीज़ को देखें अगर आप ध्यान से, तो सपोज ये प्रोपेन है, ठीक है। तो प्रोपेन के केस में जो है हम आपके इस चीज़ को फिक्स करते हैं फर्स्ट को। तो सपोज ये प्रोपेन है, तो ये हमारे लिए फिक्स्ड है, आपके लिए इस तरीके से ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर है बेसिक, तो ये आपका फिक्स है। तो हम जो रोटेशन करेंगे तो हम प्रोपेन जो ई वाला मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट एटम है जो कि डॉट से डिनोट करेंगे, उसको हम फिक्स करते हैं, उसको रोटेट नहीं करते हैं, हम केवल जो बेक हैं उसको ही रोटेट करेंगे और पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये जो ये जो आपके हाइड्रोजन एटम हैं जो कि बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनकी जो डिग्री होगी 120 डिग्री। मतलब इस तरीके से हम बॉन्ड को क्रिएट करेंगे, और कहीं भी देखें तो ये डिग्री है वो कितनी होगी 120 डिग्री, एक फिक्स होता है, ठीक है। अब जो है जब रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन 1 और 2 के बीच में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में कुछ एंगल्स क्रिएट होंगे। उन एंगल्स को हम बोलते हैं थीटा, डाइहेड्रल एंगल या फिर टॉर्सनल एंगल, ठीक है। टॉर्सनल एंगल और डाइहेड्रल एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम बेक कार्बन एटम को ही रोटेट करते हैं, फर्स्ट को हम लोग फिक्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है
हमको देखना है रोटेशन, कितना एंगल में वो डिफरेंस हो रहे हैं। रोटेशन तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन एंगल तो फिक्स होगा ना। हम दोनों को घुमाएंगे तो भी एंगल तो फिक्स होगा। हमारा मेन जो मोटो है वो एंगल देखना है, ठीक। तो ये बेसिक आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन का रिक्वायरमेंट है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन है। अब आते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो 100 हॉर्स भी सेम होता है, बस जो देखने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। हमने क्या किया था, हमने जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो है हमने फ्रंट देखा था। फ्रंट से हम देखे थे इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट व्यू से हम दिखाते हैं आपको फ्रंट व्यू। तो ये आपका फ्रंट व्यू था, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं हम एंगल थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, आप दोनों बॉन्ड को देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम इस तरह दिखाते हैं। तो ये आपका बॉन्ड क्लियर हो गया, ये पहला टर्म, सेकेंड टर्म। बाकी सेम जो हम बॉन्ड क्रिएट करेंगे वो सेम होगा, 120 डिग्री पे ही होगा सेम, ठीक है। जो एंगल घूमेगा तो कट्टू का हम घुमाएंगे, एंगल घुमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ होता है समझने के लिए, ये ईजी होता है, इसलिए हम इसी को फॉलो करते हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इथेन पे। अब इथेन क्योंकि मीथेन में पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है किस पे, इथेन पे, ठीक। तो इथेन का क्या है फार्मूला, वो होता है C2H6, ठीक, जो कि CH3 और CH3 होता है। तो इन दो कार्बन के बीच में होगा, क्लियर है। और इसमें जो है आपके 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं C और H के बीच में, जिसमें रोटेशन पॉसिबल है पर उसमें कंफर्मेशनल नहीं बनेगा। एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन के बीच में, जिनमें कंफर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल होगा इसके बीच में रोटेशन होने से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब इसके दो मेजर कंफर्मर्स हैं या कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं। एक होता है आपका इक्लिप्स्ड, एक होता है स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये दो हैं जो 100 हॉर्स पोजीशन से दिखाया गया है। इक्लिप्स मतलब आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन हैं, वो सेम अलाइनमेंट में होंगे एक साथ, इसमें अपोजिट होंगे। अब इनका मतलब क्या हम समझते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में इजी तरीके से। तो ये आपका है इक्लिप्स्ड, ये आपका स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स है क्या, इक्लिप्स मतलब होता है, मतलब आपका जब जो थीटा है वो जीरो है, आपके जो टेट्राहेड्रल एंगल्स हैं दोनों के बीच में जो है वो जीरो हैं। यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा पर अप्रोक्सीमेटली वो जीरो होते हैं। सपोज हम बात करें इस पे, तो देखिए अब आप शायद दिख रहा होगा सामने से कि इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन अलाइनमेंट हैं लगभग सेम है, ठीक है। तो बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो जीरो है, ठीक, ये जीरो होता है, तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, ठीक। स्टैगर्ड मतलब अगर हम इसको 60 डिग्री पे घुमाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, जहाँ पे इन दो जो एटम है बीच में आपके 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है। अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट्स के बारे में, ठीक। तो पहला पॉइंट ये है कि 60 डिग्री पे घुमाने के बाद जो बनेगा पोजीशन वो इस तरीके से बनेगा, मतलब 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि टोटल जो एंगल से कितना है 120 है। तो 60 पे और 60 पे स्टैगर्ड और आपके इस पे इक्लिप्स्ड। अब इस 60 पे क्यों है हम आगे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो इक्लिप्स्ड है उसकी जो थीटा है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 0। आपकी स्टैगर्ड की होती है 60 आपके इथेन के केस में, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के जो हाइड्रोजन एटम हैं वो एक ही अलाइनमेंट पे हैं, एक ही साथ 0 डिग्री पे एंगल है, मतलब इनके बीच में आपस में गैप कम होगा तो इसमें रिपल्सन फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं टॉर्सनल रिपल्सन या टॉर्सनल स्ट्रेन। तो टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए आपको इसमें मोर रिपल्सन, मोर टॉर्सनल स्ट्रेन एंड लिस्ट स्टेबल, मतलब अनस्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसको हम लिख देते हैं अनस्टेबल, ठीक। और अप्रोक्सीमेटली जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैगर्ड, ठीक है। क्योंकि अब स्टैगर्ड मतलब ऐसा एंगल जहाँ पे कंप्लीटली जो रिपल्सन फोर्सेस है वो ना के बराबर हो, सबसे कम हो, जो कि 60 डिग्री पे ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अगर हम 40 पे करेंगे तो इधर डिग्री कितना होगा, 40 होगा, और इधर डिग्री कितना होगा, लगभग 80, क्योंकि 120 का डिफरेंस है, 120 का टोटल है, 40 + 80 120 हो गया। अगर हम इसको 50 करेंगे तो 50 और 70, ठीक है, 60 और 60, ठीक है। तो 60 में एग्जैक्ट जो है दोनों के पोजीशन से मिड लाइन पे है और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर हम 61 करते हैं तो एक के लिए तो 61 होगा,
लेकिन एक के लिए 59 होगा। तो 59 होते ही वो इससे इस चीज़ से सॉरी इस एच एटम से आपका ये जो एटम है पास हो जाएगा और रिपल्सन शुरू हो जाएगा। इसे 60 डिग्री पे जो रिपल्सन है लगभग सबसे कम होता है, मिनिमम रिपल्सन एट द 60 डिग्री, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेगर्ड। और ये आपके मोस्ट स्टेबल होता है इसकी चीज़ में, मतलब इसमें लेस सबसे कम होगा, लिस्ट रिपल्सन होगा। लिस्ट रिपल्सन है मतलब लिस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, और आपके जो इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है। हम जानते ही हैं किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी एलिमेंट्स में अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है कम से कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक से अधिक होगी। तो इसके केस में 0 इसकी स्टेबिलिटी 0 इसकी एनर्जी होती है, और इसकी होती है 2.9 जो कि सबसे हाईएस्ट होती है। इसलिए बात करें रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द रोटेशन कितना होगा, क्योंकि वो बैरियर होगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री पे है तो इसको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी होती है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल, और अगर जूल में करें तो 12.5 किलो जूल पर मोल। ये रिक्वायर्ड एनर्जी है आपके रोटेशन के लिए, फ्री रोटेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन किस फॉर्म पे इजिली रह सकता है या मिलता है मोस्ट। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं इथेन के, तो हो सकता है कि 90 मॉलिक्यूल आपको स्टेगर्ड फॉर्म के मिले, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है और हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी रखना चाहता है, वो स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहता है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है ना। अब क्योंकि आपके 60 और 0 के बीच में बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है, उसमें 45 भी है, 20 भी है, 30 भी है, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो उन एंगल्स पे पोजीशन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे। तो बाकी इन दोनों को छोड़ के 60 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़ के उसके अलावा बात करते हैं, और इनके बीच में जो एंगल्स क्रिएट होंगे वो होते हैं आपके स्क्यू, उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। ये इक्लिप्स्ड है, ये स्क्यू हैं 0 और 60 के बीच में, ठीक, और 60 से 120 के बीच में। एक 60 का डिफरेंस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर हम 60 के बाद फिर घुमाएंगे 60 पे तो वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। वहाँ पे भी देखिए सेम, जैसे कि ये आपका अभी ये 0 पे है, 0 मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब बॉन्ड एंगल लगभग जो एंगल है टॉर्सनल एंगल या फिर आपके डायहेड्रल एंगल वो 0 है। 60 घुमाएंगे तो ये हो गया, इस पोजीशन पे आएगा ये 60 पे, ठीक है। अब अगर फिर 60 घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वापस इस तरीके से आएगा, वापस से 0, मतलब आपका जो एंगल्स है वो 0 हो जाएगा। फिर 60 घुमाएंगे तो इस तरीके से फिर होगा। तो हर 60 के बीच में इक्लिप्स्ड और आपके जो स्टेगर्ड है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 0 पे इक्लिप्स्ड, 60 पे स्टेगर्ड, फिर आपके 120 पे इक्लिप्स्ड, 180 पे स्टेगर्ड, फिर आगे वो ऐसे वो चलते जाएगा। तो उनके जो बीच का है, जो इस एनर्जी पॉइंट और इस एनर्जी पॉइंट के जितने बीच का जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स होंगे आपके स्क्यू के, ठीक है, SKEW, स्क्यू फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके आपके एनर्जी डायग्राम पे, एनर्जी प्रोफाइल पे। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल पे, और ये आपका है डायहेड्रल एंगल्स। तो हम लोग डायहेड्रल बढ़ाएंगे तो इनका जो एनर्जी पॉइंट है वो भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो बेसिकली आपके ये जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपका इक्लिप्स्ड होता है, जिसमें थीटा आपके 0 होते हैं। 0 थीटा पे 2.9 हाईएस्ट इक्लिप्स्ड, 60 पे स्टेगर्ड, बढ़ाएंगे फिर इक्लिप्स्ड, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रोफाइल है आपके इथेन का कंफर्मेशनल आइसोमर्स। 2 मेजर होते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। बाकी जो हैं वो आपके क्या हैं, स्क्यू। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं ब्यूटेन के केस में क्या डिफरेंस होंगे या प्रोपेन के केस में क्या डिफरेंस होंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो प्रोपेन का है, प्रोपेन का लगभग आपके इथेन जैसा ही होता है, बस अंतर क्या होगा उसमें, जो आपका जो एच है, इस चीज़ को आप क्या कर दीजिए, एच को आप एमी कर दीजिए, मतलब मिथाइल ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको प्रोपेन हो गया। बाकी चीज़ें सेम होंगी। जो एनर्जी प्रोफाइल है वो थोड़ा डिफर होगा। एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर 14 किलो जूल या फिर 3.4 इसका प्रोपेन का, इक्लिप्स्ड का। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी।
सेम चीज़ें बाकी चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस इसमें आपके एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। इसको मान लो ये आपके CH3 है, इसमें क्या होगा CH2 होगा। तो एक को हम फिक्स करेंगे, एक को हम घुमाएंगे। तो जो आपकी जो कार्बन नंबर एटम 1 है, जिसमें आपका हम लोग डॉट से करेंगे, डॉट से, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, इसको हम फिक्स करते हैं, इसलिए हम यहाँ मिथाइल ग्रुप डाल देंगे। बाकी चीज़ें सेम होंगी, आप इसके नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में। चलिए, हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग कंफर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन। तो हम बात करेंगे ब्यूटेन के कंफर्मेशन के बारे में। तो बेसिकली इसमें 4 मेजर कंफर्मेशन होते हैं, कंफर्मर होते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग ब्यूटेन की, तो होता है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। तो इन दो कार्बन के बीच में आपका रोटेशन होगा। इनके बीच में हो सकता है, पर इनके बीच में होना बेहतर है, क्योंकि ये सिमेट्री होंगे आपस में बराबर, इसलिए इन दोनों इनके बीच में होना बेहतर होता है। तो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो पहला है आपका, ये आपका फ्रंट एटम्स हैं, ये आपका एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है, ठीक है। इसलिए आपका ये जो डॉट है वो आपका 1 पे है और 2 पे आपका राउंड पे है। तो पहले केस में इसमें मिथाइल है, इसमें मिथाइल है, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में हैं, इस तरीके से आपका होगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हैं आपका, जो एंगल हैं वो 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो होगा आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड, जो कि मोस्ट अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो है टॉर्सनल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है, या फिर आपके जो रिपल्सन है सबसे अधिक होगा। ये होता है मोस्ट अनस्टेबल, जो कि आपका 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। फिर जब 60 डिग्री घुमाएंगे तब क्या होगा, इस तरीके से जो मिथाइल ग्रुप घूमेगा और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री पे, इस पोजीशन पे। तो ये तो स्टेबल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है, हाईली सबसे मोस्ट स्टेबल नहीं होता है, ये सेकेंड मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों होता, हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे और पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। क्योंकि ये गॉच बोलते हैं, जो कि स्टेगर्ड फॉर्म का ही रूप है। डिग्री 60 डिग्री होगा, पी होगा 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए कैसा, अब सपोज ये हो गया आपका, अगर दिख रहा होगा तो ये हो गया फुली इक्लिप्स्ड, इक्वल हैं दोनों, ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री पे है। अब हम इनको घुमाएंगे 60 डिग्री पे, अब इसको घुमा दी 60 डिग्री पे, ये हो गया। तो ये पोजीशन नंबर अलग हो गए, डिग्री कितना है 60 डिग्री, ठीक है, गॉच हो गया। अब इसको हम 60 घुमाएंगे तो अब पोजीशन जो है पहले नहीं होगा। इथेन के केस में 60 डिग्री घुमाने पे जो पोजीशन है वो सेम था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, क्योंकि दोनों पे अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए 60 डिग्री दोबारा घुमाने पर जो आपके अरेंजमेंट हैं वो डिफरेंट होंगे, वो सिमिलर जैसे नहीं होंगे, इसलिए इसमें थर्ड पॉसिबिलिटीज़ भी है। अब इनमें भी क्या होंगे, क्योंकि इसमें पहले 2 मिथाइल थे, फुली इक्लिप्स में 2 मिथाइल ग्रुप थे, बट आपके इस पे क्या होंगे, एक मिथाइल ग्रुप और एक होगा हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से। तो अब इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए इसमें ये आपके सेकेंड मोस्ट अनस्टेबल है, पार्शियल इक्लिप्स्ड बोल रहे हैं। डिग्री कितना होगा 120 डिग्री 120 डिग्री पे, पी कितना होगा 3.5 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि सेकेंड मोस्ट अनस्टेबल है। ये आपका सेकेंड मोस्ट स्टेबल था। अब फिर दोबारा अगर हम इसको, इसी चीज़ को दोबारा हम अगर 60 पे डिग्री घुमाएंगे इस तरीके से, तो अब देखिए ये हो गया कंप्लीटली अपोजिट, और ये हो गया एंटी। ये क्या हो गया, एंटी स्टेगर्ड, ठीक है, जो कि हो गया 180 डिग्री पे, जो पी कितना हो गया 0, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। ये दोनों स्टेगर्ड फॉर्म हैं, ये दोनों ही इक्लिप्स्ड हैं, ये फुल्ली है, ये पार्शली है। अब दोबारा हम घुमाएंगे तो वापस रीस्टार्ट होगा हर चीज़ें, यहाँ से वापस यहाँ आएगा। सपोज जैसे कि ये है, वापस घुमा दिए इस तरीके से, तो ये क्या होगा, वापस ऐसे आएगा, एक मिथाइल हाइड्रोजन, फिर घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, गॉश हो गया, फिर घुमाएंगे 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका फुली इक्लिप्स्ड। तो हमने फिर 60 घुमाया, फिर 120, 180, 240, 300, 360, तो वापस वो यहाँ से फिर वापस वो चेंज होने शुरू होता है। तो इस तरीके से 4 मेजर फॉर्म हैं। बाकी जो बीच में होंगे वो क्या होंगे, स्क्यू, पता होगा, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी प्रोफाइल है। सबसे आपके अनस्टेबल कौन सा होगा, पार्शियल एनर्जी, जिसकी आपकी एनर्जी कितनी होगी 5.0। हम घुमाएंगे 60 डिग्री पे, सीधा आएगा नीचे आपके गॉच पे 0.9 डिग्री पे, फिर घुमाएंगे 120 पे, मतलब नेक्स्ट 60 पे, तो क्या होगा आपका 3.5 पार्शियली इक्लिप्स्ड,
फिर घुमाएंगे और 60 पे हो गया 180, क्या होगा मोस्ट स्टेबल एंटी, सेम ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसका जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर क्या होगा आपका, एंटी, मोर देन गॉच, मोर देन पार्सली क्लोज्ड, मोर देन फुल्ली क्लोज्ड। तो ये सबसे मोस्ट अनस्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक गॉच इफेक्ट भी आता है। तो गॉच इफेक्ट के कारण जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते हैं आपके गॉच पोजीशन पे। इसकी वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो एंटी से भी हाई होगा। उसी केस में गॉच मोर देन एंटी, जैसे कि बात करें किसमें बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, SH, FH, OH, NH, है ना। तो अगर एक मोलिक्यूल पे F होगा, एक पे O होगा, तो इस गॉच के कारण जो है इनमें हेज बॉन्ड पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था आपके कंफर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन के। So if you want to note, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.